and welcome to the 5th episode of Yuva Samvad by Bihar Student Parliament. Our topic for today's session is Role of Youth for the Future of Bihar. Friends, development is multifaceted. And if development is a wheel racing towards future, the technology is one of its spokes. Friends, we all know that Bihari youth is the youngest in India. And no one understands technology or can understand technology as a fresh and young mind can. So it is very important to sensitize the youth of Bihar and India towards technology and development. And to speak on the topic today and guide us, we are more than delighted and honored to have amongst us a well-researched academic and a brilliant researcher, Dr. Kumud Ranjan. Having professional experience spanning over a decade in the field of solid-state physics, electronics and telecommunication, he is now a specialist and a commanding figure in the field of gallium nitride technology for radio frequency and power devices and systems. He has completed his PhD and has been a research scientist at the prestigious NTU Singapore. He also has published numerous research papers which have been acclaimed internationally. Prior to that, he has worked at our very own DRDO as a scientist and has helped establish an incubation lab for radio frequency and telecom applications at IIT Kharagpur, where he has completed his master's. A very warm welcome to you, sir. Thank you. Yes. It's Sir, over to you. Yeah, thank you very much, Abhijit and the team. Introduction कुछ ज़्यादा ही बड़ा था. That means ठीक है, हम बहुत नॉर्मल हैं. जॉब स्टार्ट होता है 2004. DO ज्वाइन किया आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम NIT जमशेदपुर. एज ए साइंटिस्ट वहाँ पे ज्वाइन किया. उसके बाद जिस टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रहा था, तो एक क्वेश्चन सभी फ्रेंड के मन में आता है कि DRDO में थे 2000, फिर क्यों छोड़ा उसे. मैं पहले ही बता देता हूँ. एंड बिकॉज ऑफ कि मैंने रिसर्च स्टार्ट किया था, और रिसर्च एक जॉब नहीं होता है, एक नौकरी नहीं होती है. एक रिसर्च होता है, एक टॉपिक पे रिसर्च होता है. तो जिस मटेरियल पे मैं रिसर्च कर रहा था इंडिया में, उसके बाद उससे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी. तो इस सिलसिले में मैं यहाँ से आगे गया, बाहर निकला, और वो पूरी टेक्नोलॉजी वहां से सीख के काफी इंटरनेशनली रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करके फिर इंडिया आ गया हूँ. अभी मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बात चल रही है, IISc बैंगलोर, मुंबई. जब इन सबों से बात हो रही है, सभी मुझे ज्वाइन करने बोल रहे हैं, तो मुझे बस यही लग रहा है कि बिहार क्यों नहीं. तो अभी छठ के बाद प्रॉब्ली मैं देखता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन से बात होगी, फिर बिहार NIT या IIT वगैरह में ऐसी फैसिलिटीज क्यों नहीं स्टार्ट की जाए. तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी ओपन टू बिहार, और मुझे बिहार आना ही है. तो मैं सब कुछ छोड़ के अभी सिंगापुर से आ गया हूँ. करंटली आई एम इन नागपुर एंड कमिंग टू बिहार इन अ वेरी शॉर्ट वाइल, जस्ट आई थिंक नेक्स्ट मंथ. तो ये तो एक ये रहा काम, फैसिलिटीज वगैरह. तो अब मैं जो भी लोग जुड़े हुए हैं उसे मैं किस तरह से शुरुआत करूं, क्योंकि आज का टॉपिक है कि हमारा यूथ क्या क्या कर सकता है, और बिहार का डेवलपमेंट कैसा होगा, और यूथ का रोल क्या होना चाहिए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या हो सकता है इसमें. क्योंकि मैं ये अपने तरफ से ये कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी, लगभग सब लोग हम हिस्ट्री जानते हैं. हिस्ट्री में जैसा कि मैंने पहले का एपिसोड देखा विकास वैभव जी का, काफी उन्होंने बताया, मोटिवेट करने की कोशिश की. और मैं भी लिटरेचर में हम लोग जानते हैं बिहार के बारे में कि शतपथ ब्राह्मण से लेके आज के डेट में देखिए फेसबुक तक, आज करंट वॉट एवर वी आर टॉकिंग टुडे, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड. सो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बिहार हर तरह से विकसित था. बस बीच में क्यों पीछे रहा, क्योंकि हम एज ए रिसर्चर क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं. समझिए 70% टाइम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में देते हैं. फिर एक एक प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करते हैं, छोटे छोटे भाग में बांटते हैं, फिर एक एक करके उसका हल निकालते हैं. तो आज जो हम आपसे बात करेंगे अभी,
बिहार के डेवलपमेंट के बारे में, या यूथ का क्या रोल होना चाहिए, जैसा कि तो ऐसा फिर राकेश पांडे जी से उनका भी एपिसोड मैंने देखा। उन लोगों ने ने जो जिस तरह से मोटिवेट किया, इनफैक्ट उनके सामने यह है कि उन्होंने स्टैब्लिश किया, एक पूरी की पूरी कंपनी को स्टैब्लिश किया, और वो डायरेक्ट मोटिवेट कर रहे हैं। चलिए, मैं तो बहुत इनडायरेक्ट हूँ, मैंने एक व्यक्तिगत रूप से कुछ उपलब्धि हासिल की, ठीक है, और मैं अभी सतत कर रहा हूँ। उन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया बिहार में, चंपारण साइड में जो काम हो रहा है उनके द्वारा। तो ये सभी चीज मैंने देखा और मैं एनालिसिस कर रहा हूँ काफी कुछ कि कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे पहले मैं इस छात्र संसद मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से, और अंकित, अभिजीत, ये मैंने आप लोगों का बहुत सारा काम देखा है जो अगस्त में, 15 अगस्त से लेकर के, इनफैक्ट अभी फ्लड के सिचुएशन में जो आप लोगों ने कुछ राहत सामग्री और सहायता दी। तो बात यहाँ सिर्फ राहत सामग्री की नहीं है, बात सोच की है। सोच सबसे पहले आता है। वो तो सामग्री तो ठीक है, वो तो कहीं भी दिया जा सकता है, बट वो सोच, वो इनर्सिया से ओवरकम होना। बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत समृद्ध लोग बैठे हुए हैं बाहर, कहीं भी, बिहार में, बिहार के बाहर, इंडिया के बाहर, जिनके लिए वो शायद वो वस्तु या फिर उसका अगर आप कीमत कहिए तो कुछ भी नहीं है, बट वो सोच नहीं है। मुझे भी बहुत टाइम लग गया इन सब चीज को सीखने में। तो मैं इसीलिए आपकी टीम का, आपसे जो जुड़े हुए हैं सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि सही में जो कदम आपने उठाया है ये सैद्धांतिक रूप से एक चीज है, बट इसका व्यावहारिक अभी आप कुछ दिनों में देखना शुरू कर देंगे, और देख भी रहे थे। चूंकि मैं इस चीजों से अनभिज्ञ था, अभी परे था, क्योंकि रिसर्च, काफी डीप रिसर्च चल रहा था। मैं जॉब भी कर रहा था सिंगापुर में पिछले 10 साल से, और रिसर्च काफी एक्सटेंसिव रिसर्च हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि पीएचडी जो नॉर्मली 4 से 5 साल में होती है, मैंने 3 साल में खत्म किया वहाँ पे। और नोबेल प्राइज विनर, एलईडी के नोबेल प्राइज विनर हिरोशी अमानो हैं, उनके साथ मैंने काम किया। मेरे 5-6 पेपर उनके साथ हैं, पब्लिश हुए हैं। उन्होंने मटेरियल तैयार किया और हमने सिंगापुर में डिवाइसेस बनाए उस पर। और पिछले 15 दिन में मैंने आईआईटी दिल्ली, एसएसपीएल, डीआरडीओ के लैब्स वगैरह विजिट किए और उस टेक्नोलॉजी का वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी दिया। तो इस सबसे पहले मैं ज्यादा से ज्यादा अनुभव शेयर करूंगा, और जो मेरे जीवन काल में, चलिए मैं शुरू करता हूं। यूथ आज जो पटना में है या कहीं भी है, आज ग्रेजुएशन में सबसे पहले आते ही उन्हें फील होता है कि चलो जॉब करनी चाहिए, या फिर आगे क्या करना है। तो उन दिनों की बात है कि जब मैं पटना साइंस कॉलेज में था, आई थिंक 97, 98, अराउंड 96, 97, या तो बहुत कैजुअली लेते थे अपनी लाइफ को। पता ही नहीं था कि करना क्या है। एक ही लक्ष्य होता था, बिहारी हैं, आईएएस, एक ही वो सिविल्स, एक ही चीज दिखता था। एनडीए में सिलेक्शन हुआ रिटन में, फिर हम लोगों ने उसे बहुत कैजुअली छोड़ दिया। मतलब गए इंटरव्यू, बस ऐसे ही मजाक मजाक में दे के आ गए, क्योंकि हर चीज बिहार, और दूसरा के आप डिपेंड करता है कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। ये सभी जैसे मैं नेतरहाट विद्यालय से पास आउट हूँ, तो वहां से ज्यादातर छात्र जाते हैं सिविल्स की तरफ। पहले जाते थे, अब तो कम हो गया जब से इंजीनियरिंग वगैरह ये सब आया। तो सबसे पहला हमारा कदम क्या होना चाहिए? अपने आप को समझना। देखिए, वो समय था पहले का, 2000 से पहले का, जब आपका 1 साल 2 साल बर्बाद भी हो जाता था पढ़ाई के दौरान, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, हार्डली, बहुत कम। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, खास करके 2007-8 के बाद, जब से ये टेक्नोलॉजी, एक एक साल बहुत मैटर करता है। आप 1 साल अपना बर्बाद कर देते हैं, बर्बाद करते हैं नहीं, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, कुछ एक मेहनत करते हैं, कभी डायरेक्शंस गलत हो जाते हैं, तो फिर पीछे आना पड़ता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ये बातें होंगी कि जॉब क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे ये करना है, बिहार का ग्रोथ हम किस किस पॉइंट पे देखना चाहते हैं, तो उस समय ये बातें होंगी। तो खास करके अब चूंकि मैं इस मंच से जुड़ रहा हूँ, और तो मैं पूरी तरह से आप लोगों को एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरा नंबर अवेलेबल रहेगा किसी भी टाइम, जिससे कि आप किसी भी तरह का गाइडेंस के लिए, क्योंकि करियर में मैंने बहुत अलग अलग काम किए हैं। जैसे खड़गपुर में ही मैंने पूरी लैब स्टैब्लिश की एंटरप्रेन्योर्स के लिए, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन के लिए, और अहमदाबाद में पूरी खड़गपुर, आईटी खड़गपुर को प्रेजेंट कर रहा था, मैं रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पे। तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिला कि कैसे। तो अभी भी बिहार के बारे में यही सोचता हूँ कि बिहार में कैसे इन सब चीजों का, सबका कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है। फिर काफी कुछ मैंने देखा,
अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैं आ रहा हूं कि यूथ के लिए जो जो कार्यक्रम बिहार में चल रहे हैं, क्या हम सबों को मालूम है वो? और अगर मालूम है तो क्या हम उसका फायदा उठा रहे हैं? और अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्या ये क्यों नहीं मिल रहा है, ये फीडबैक क्या हमारा जा रहा है वहां तक जहां से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, या जिसने स्पॉन्सर किया है? जैसे अभी मैं देख रहा था कि यूथ काफी कुछ कुशल युवा प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, उस पे डिफरेंट डिफरेंट मैंने उसके सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स देखे यूथ के। तो ये जो है, ठीक है, टेक्निकल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, भाई कंप्यूटर एप्लीकेशन ट्रेनिंग, बेसिक आईटी ट्रेनिंग एंड बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग वगैरह, इसी जॉब की बात कर रहे थे। ये जॉब नहीं है, ये एक अगर हम जॉब को डिवाइड करते हैं तो एक जॉब, एक जो रिसर्चर का जॉब, एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक डीआरडीओ का भी लैब बिहार में नहीं है, तो क्या यूथ, हम भी थे उस समय, आज आप लोग हैं, क्यों नहीं है? कैसे आना चाहिए? क्योंकि एक लैब 300 कंपनी खड़ी करती है अपने साइड में। क्यों? क्योंकि एक लैब में इतने काम होते हैं कि वो लैब, डीआरडीओ का लैब, इसरो का लैब खुद कुछ सब सारा काम नहीं करता है। नई नई वेंडर्स कंपनी स्टैब्लिश होती हैं। ये मैं आपको हैदराबाद की बात बता रहा हूँ जहां पे भी मैं था। उससे उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो हमारा आपका काम है, सबसे पहले जो यूथ का काम है, संगठित होना। और इस मंच के माध्यम से मैं एटलीस्ट टेक्नोलॉजिकल लेवल पे अब ये चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी है बिहार में, क्योंकि लगभग हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण आज ये स्थिति है। अगर आज सारे लैब्स डिफेंस के लैब्स होते तो ऑटोमेटिक सपोर्ट करने के लिए कंपनीज आती, उनको सपोर्ट करने के लिए आईटी कंपनीज रहती, आईटी कंपनीज के लिए इंजीनियर्स रिक्रूट होते, फिर वहां से उनकी सब्सिडरी फॉर्म्स या फिर और उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता वहां पे, उससे जॉब क्रिएट होता। अभी जितने भी प्रोग्राम्स मैं देख रहा हूँ, इससे जॉब क्रिएशन की तो बात हो रही है, बट वो ट्रेनिंग दे करके छात्र जा कहाँ रहे हैं? उन्हें जॉब बिहार में नहीं मिल रहा है। क्यों? छोटे मोटे कुछ जॉब मिल जा रहे हैं, लेकिन फिर वो बाहर जा रहे हैं, और वो जॉब नहीं है, वो जस्ट एक कुछ लेवल की ट्रेनिंग हो गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूथ को ये समझना होगा, जैसे अभी जो भी यहाँ पे हैं, आई थिंक मैं इसलिए थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे होस्ट मेरी बात, होस्ट की माइक ऑन है क्या? यस सर, ऑन है। हाँ, जी सर। तो मैं सिर्फ होस्ट से ये पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जो लोग जुड़े हुए हैं उनका बैकग्राउंड वगैरह क्या है, क्या वो लोग क्या क्या करते हैं, कुछ आइडिया कि वो ग्रेजुएशन में हैं? सर, हम में से काफी, जी सर, हम में से काफी लोग स्टूडेंट्स हैं, काफी लोगों ने बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और ओके, कुछ लोग हम में से जॉब भी कर रहे हैं, कुछ लोग फाइन, मास्टर्स के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, और ओके, सर, फाइन, एज ग्रुप हमारा ऑलमोस्ट 22 से 26 के बीच में रहेगा सर। ओके, ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, 22 to 26, ठीक है। यस। तो तो जैसा कि अभिजीत जी ने अभी कहा कि लगभग ये जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग कर चुके हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं और सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में हैं, मतलब समझिए कि ये आपके जीवन का ऐसा समय है कि जस्ट आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने ही वाले हैं, बिल्कुल थोड़े से ही नीचे हैं, थोड़े से ही पीछे हैं। बस यहाँ पे यूथ, यहाँ पे आपका पहला धर्म और पहला कर्म क्या है? जो आप व्यक्तिगत सफलता की बात करते हैं, बहुत सारे का जो यूथ होंगे, सबके मन में अलग अलग सपना होगा। हो सकता है इंटरव्यू में कोई बोलेंगे कि मुझे किस लिए जॉब करना है, क्योंकि मैं आगे कुछ समाज का योगदान देना चाहता हूं। सबसे पहले है कि जो आपने सोचा है, जो भी जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से सोचिए एक बार बैठ के कि उसे कब क्लियर करना है, उसमें क्या क्या हडल्स हैं, और उस पे हर एक वीक एक बार जरूर 1 से 2 घंटा अकेले बैठ के अपना फीडबैक खुद दीजिए अपने आप को। देखिए, सबसे पहले अगर यूथ अपने टाइम का सही उपयोग कर ले, चाहे वो उनकी अपनी ही सफलता के लिए क्यों ना हो, बाद में हम देखेंगे कि समाज का, फिर राष्ट्र का,
फिर अलग अलग मैं बताता हूँ कि कैसे होता है ये चीज, कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई सारी चीजें। हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, सॉरी छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी पे चढ़ना ही चढ़ना है। चलिए लिफ्ट की भी बात है, तो अगर एक फ्लोर है, सफल हो गए जो भी कर रहे हैं, जो भी इंजीनियरिंग आपने किया, बहुत अच्छे से किया आपने, एक कि नहीं यहाँ से मुझे समाज सेवा करनी है, तो सक्सेसफुल इंजीनियर्स आपने सारा सोच लिया, समाज सेवा करनी है वहां से, तो फिर उसके बारे में स्टडी किया। बिना स्टडी किए हुए कुछ नहीं होगा। लूप होल्स निकाला, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। वैसे ही जो भी सिविल एस्पिरेंट हैं यहाँ पे, या जो भी जॉब कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो जीमैट लिखते हैं, सॉरी वो एग्जाम्स गेट लिखते हैं अगर मास्टर्स जाने के लिए। अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो फिर किन्हीं को कंपनी में ज्वाइन करनी है, किसी को पीएचडी के लिए जाना है। तो समय का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यूथ के लिए कि समय का उपयोग कीजिए, अपने समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अभी, क्योंकि अभी सबसे बड़ा भटकाव मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल है और वही रिसोर्सेज। तो कम से कम दिन में आधे एक घंटे के लिए उसको तो जरूर ऑफ कर दीजिए। हाँ, जो भी एक टाइम हो, जो भी टाइम हो, और सबको पता होना चाहिए कि भाई ये अभिजीत का फोन इस समय ऑफ रहता है। वो ये इससे क्या होता है, उस समय हम अपने आप को अपने रिवाइव करते हैं कि हाँ मेरा ये काम बचा हुआ है, मेरा मुझे ये करना है। जैसे ये संघ, ये मंच को भी यही करना है, और मैं भी अभी जुड़ रहा हूँ, मैं भी अभी सारा काम यही करूंगा। हम आपस में मिलकर बैठेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। रही बात कि पहले ये चलिए व्यक्तिगत रूप से आप उपलब्धि हासिल कर लेंगे, इसके बारे में भी जो गाइडेंस की जरूरत होगी, हो या किसी यूनिवर्सिटी में जाना हो, या इंडिया में किसी आईटीज में जाना हो, या क्या किस मटेरियल, क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट्स भी चेंज होते हैं। आप किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए, फिर मन नहीं लग रहा है, फिर किसी और सब्जेक्ट्स में आप सिलेक्शन आप कर रहे हैं, कहीं और जाना है, सब पे मैं गाइड करूंगा बिल्कुल, क्योंकि हर चीज की प्रैक्टिकलिटी सामने रखनी है, और फाइनली एक तर्क वितर्क होगा, और फिर आप समझेंगे उन चीजों को कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एक लेवल हो गया। तो जैसे मैं टॉपिक से भटकना भी नहीं चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो बिहार के लिए जो जो चीज प्लान आउट किया है कि यूथ का क्या रोल होना चाहिए, पहले यूथ को संगठित होना ही होगा। जिनके पास जितना भी टाइम है, जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, सही बात है, थोड़ा सा टाइम तो है, जिस टाइम को सब मिलके उस समय एक प्लान आउट कर सकते हैं कि क्या करना है। तो जहां तक मैंने देखा कि बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या अभी, बीते दिनों से मैं 3 महीने से थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या आ गई। ठीक है, और हमें दिखती क्या है, किस रोजगार की समस्या दिख रही थी? तो आपको कोई बहुत कम ऐसे इंजीनियर्स डॉक्टर्स मिलेंगे जिन्हें जो बता रहे होंगे आपको कि जॉब नहीं है। आप 25-30 लाख प्रवासी जो मजदूर आए, उनकी समस्या सबसे बड़ी समस्या हो गई। सरकार के पास, क्योंकि ये आपदा सिचुएशन आ गया, यहाँ गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट ने ठीक है चयनित रूप से कुछ हेल्प दे दिया उन्हें, किसी तरह का कुछ सामग्री दे करके उनका ये कर दिया। तो एक चीज जो भ्रांति है कि आज बिहार के बाहर मैंने बहुत सारे जगह पे भी काम किया, हैदराबाद में काम किया, दिल्ली में काम किया, और पिछले 10 साल में से सिंगापुर में था। सिंगापुर में गवर्नमेंट जॉब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं एज ए साइंटिस्ट वहां की डिफेंस सर्विस के लिए साइंटिस्ट का काम कर रहा था थ्रू यूनिवर्सिटी, बट हर 3 साल पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था। वहां के डॉक्टर्स, उनकी 5 साल की जॉब होती है। वहां के आईएएस, उनका उनका भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट। नहीं हो रहा है। इज इट ओके? वॉइस क्लियर? पूरा 2 घंटे तो शिवेंद्र शांडिल्य, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आपका माइक ऑफ। ओके सर, हो गया सर, प्लीज कैरी ऑन। सॉरी। ओके, यस सर। हाँ ओके, शिवेंद्र जी आए क्या? ओके ओके, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। चलिए, गुड इवनिंग शिवेंद्र। तो मैं ये कह रहा था कि जब राकेश पांडे जी का भी मैंने सुना, या फिर इसी कार्यक्रम में मैं बिहार के श्रम विभाग के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह का भी बयान सुन रहा था, क्योंकि अभी सब जॉब की समस्या, पिछले साल वो थे, शायद अभी कोई और हैं, कि ठीक है प्राइवेट जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। देखिए, ये बात है कि बिहार में कल्चर है गवर्नमेंट जॉब का, चूंकि आप माता पिता भी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ही हो,
लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से ऐसे भी कहूंगा कि ऐसा अब नहीं रह गया है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ये हैं, बात कहीं ना कहीं आके एक सेटिस्फेक्शन की हो जाती है। ठीक है, इनिशियली आपका जॉब हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक रेशियो है, वो रेशियो मोर देन 50% है जो सेटिस्फेक्शन नहीं है। जस्ट दे आर कैरिंग ऑन। तो ठीक है, हाँ, इवन आईएएस लेवल पे 99% लोग हैं, लेकिन कुछ लोग वहां से भी निकले हैं, कहीं और कुछ सर्विस दिए हैं। वो डिपेंड करता है, वो कुछ लोकल इश्यूज ऐसे हो जाते हैं जहां उनकी पोस्टिंग हुई है, जहां वैसे ज्वाइन किया है, कुछ राजनीतिक समस्या, कुछ और। बट टेक्निकल जॉब्स में भी कुछ ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो मैं यूथ को जो अपने, जिस पे बारे में मैं बात कर रहा था कि बिहार के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज है टेक्नोलॉजी। यानी आज जो हमारा ये 26 अक्टूबर, यहाँ से इस मंच पे एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से मैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन बिहार के लिए जो भी प्रोग्राम, और उसके लिए गवर्नमेंट के जहां भी है, मैं ऑलरेडी बिहार सरकार को लिख चुका था 6 महीने पहले ही, तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया वहां से। एक जस्ट ब्लैंक रिप्लाई मेल आया था कि कैसे लैब स्टैब्लिश किया जाए। आज की जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, इन सब के लिए बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर लगेंगे। कैसी ड्रोन टेक्नोलॉजी आज हमारे डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सभी लैब्स बिहार में कैसे स्टैब्लिश किए जाए, क्योंकि इन सभी टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स। और एक चीज मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूं कि जहां भी मैं गया, हर बिहार के राज्य या बाहर भी हर लोग ये जानते हैं कि ये मैथमेटिक्स, बिहार का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। मतलब बिहारी लड़कों का गणित, उनके कैलकुलेशंस पावर, उनकी एनालॉजी वगैरह बहुत अच्छी होती है। तो एक भ्रम है कि हम टेक्नोलॉजी में नहीं जा रहे हैं, ऐसा अंत में फिर मूल रूप से हम वहीं आ रहे हैं, फिर से मैथमेटिक्स का ही सारा खेल होने जा रहा है। अभी आप चाहे सेमीकंडक्टर डिवाइस डिजाइन करें, या मैकेनिकल में कोई काम करेंगे, या सिविल में काम करेंगे, अभी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, एआई, सब में मैथमेटिक्स ही आ रहा है। क्योंकि मैं बेगूसराय से हूँ, और ऐसे भी मैंने, बेगूसराय क्या पूरा बिहार हमारा, बस गया से जो भी है, इक्विडिस्टेंट तो नहीं, लेकिन, और वो सभी, वो बोला कि उसके ग्रुप, उसके मम्मी पापा, पेरेंट्स सभी आना चाहते हैं, कोरिया से हैं, म्यांमार से, लेकिन पता नहीं क्यों सेफ्टी और सिक्योरिटी एक इशू आती है उनके सामने। तो इस बात को मैं तो समझ गया उस समय, लेकिन मैंने ठीक है बोला, ऐसा नहीं है कुछ, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। तो समझिए, ये इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा एक संदेश है कि बिहार उतना सेफ नहीं है, स्पेशली वो। तो ये क्यों है? आज पूरा का पूरा कोई कोई देश है जो सिर्फ अपने इसी आध्यात्मिक और इसी धार्मिक चीजों से देश बना हुआ है। वो आप छोटा सा छोड़िए, यहाँ तमिलनाडु में तिरुपति पूरी एक ही मंदिर से पूरा का पूरा चल रहा है सब कुछ। तो हमारे गया से क्यों नहीं? कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो? अब बताइएगा कि यूथ का क्या रोल होना चाहिए यहाँ पे? क्या हमारा आपका ये रोल, अगर हम अपने आप को पहले सेटिस्फाई कर लें, वॉट एवर वी वॉन्ट, कि हमें एक जॉब मिल जाए, क्या हम सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई वैसा काम कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? यानी सरकार को कैसे, क्योंकि देखिए आप अभी अगर ये बात हमारी हो रही है यहाँ पे, अगर हम कहें गया में कि भाई इतना है, पहली बात तो कि सरकार की एक अपनी बात होती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये है। बट ऐसा जो भी है, वो कैसे इस चीज को ठीक किया जाएगा? कैसे ये मैसेज वहां तक पहुंचेगा कि नाउ बिहार इज वेरी सेफ, नो प्रॉब्लम? तो चलिए, बात हो रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से लेकर के वहां तक पहुंचना। और मैं बता रहा हूं कि अगर ये एक सेक्शन, मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, वो दूसरा सेक्शन है, अभी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो बात कर रहा हूं कि वो अपने आप में बिहार को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने के लिए वो भी काफी है। अगर वो जगह को ढंग से यूज किया जाए, आप पूरी की पूरी साउथ ईस्ट एशिया की पॉपुलेशन रेडी है आने के लिए। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सर्वे किया, 8 साल एक जगह रहा, 9 साल, और लगभग सिंगापुर में हर हर जगह से लोग रहते हैं। आप खाना खाने भी बैठेंगे तो लगभग 10 कंट्री के लोग आपके, लगभग 50 की भीड़ में आपको 10 से 15 कंट्री के लोग मिल जाएंगे। कंट्री बहुत छोटी है, 30 बाई 30 किलोमीटर की है, हमारा पटना तो उससे डबल है और सब कुछ है वहां पे। तो वहां से मैंने एक चीज ये सीखा कि सबसे कम रिसोर्सेज में, क्योंकि उसके पास ना अपना पानी है कंट्री के पास, अगर बगल की कंट्री में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में जंगल में आग लगती है तो सिंगापुर पैसा देता है उस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि उसकी हवा जो दूषित हवा है वहां आती है। तो ये समस्या है, लेकिन उसके बीच से कैसे निकला वो? तो बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं, बाहर के नहीं, हमारे अंदर के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, कि वहां से हम, उदाहरणों से हम बस ये सीखते हैं कि कैसे
हम चीजों को कम से कम रिसोर्सेज में, आप देखिए, ठीक है, इस मंच पे आप ये कर रहे हैं, सभी लोगों को एक कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम रिसोर्सेज है। गवर्नमेंट से किसी भी तरह की सहायता यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिल रही है, लेकिन इसी रिसोर्सेज में हम कैसे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह से। चलिए, एकेडमिक हेल्प एक तरह से हुआ। दूसरा, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो सारे यूथ को, सबसे पहला तो मेरा जो मैंने आपको बताया कि आप अपने उसको अचीव कीजिए, वॉट एवर यू वांट टू अचीव, जस्ट अचीव विदाउट एनी डिले। आप जो काम कर रहे हैं वो कीजिए। उसके बाद इमीडिएटली आपको आपको समझ में आएगी। कभी कभी आप अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानते हैं, अपनी क्षमता को नहीं जानते हैं, और काफी समय उसमें निकल जाता है। वैसे तो हनुमान जी भी नहीं जानते थे, और उनको जामन ने याद दिलाया था। तो यहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहिए और वो अचीव कीजिए जो अचीव करना है। और उसके बाद जो हम ये बात कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे टेक्नोलॉजी को, और सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है बिहार के लिए, उन चीजों को आप अंदर रहते हैं, यहाँ बाहर के लोग हैं, बाहर की जो और भी इंटरनेशनली लेवल पे भी जो लोग हैं ये समझ रहे हैं। तो उसको धारणा को बदलने के लिए यूथ क्या कर सकता है, इसके लिए हम बस अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं एक सामान्य तरीके से। लेकिन ये मंच, ये जो छात्र संसद है, इस पे बिना उस समस्या का समाधान हुए उसको छोड़ना नहीं है। उसमें मैं पूरी तरह से साथ दूंगा। जैसे हमारा आज के डेट में आप कंप्लेन करते हैं किसी डिपार्टमेंट में, आपका काम नहीं हो रहा, आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा है, तो इंडिविजुअल लेवल पे काफी परेशानी होती है। एक ऐसा भी ये मंच है जो आपका है, यहाँ पे ग्रुप बना करके उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि मंच से जब आवाज उठती है तो वो आवाज ऐसे नहीं रह जाती है, इंडिविजुअल की आवाज कहीं कहीं दब जाती है। बहुत आज के डेट में तो खैर ट्विटर है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अकाउंट है, तो इसको, ठीक है, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन ये जो ई आंदोलन है जिसको मैं अभी कह रहा हूं, इसको काफी काफी स्ट्रांग करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, यूथ से ही होगा ये चीज। क्योंकि जो ही आप निकलते हैं, फिर फैमिली में आते हैं, फैमिली रोल में फिर आपकी अपनी समस्या हो जाती है, फिर पारिवारिक समस्या, फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, आपके अपने फैमिली को सपोर्ट, बहुत तरह की चीजें हो जाती है। अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर Q&A राउंड, क्वेश्चन है राउंड के साथ हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्हें जिन्हें भी क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस लिख सकते हैं, सब बारी बारी से आए। और सर से भी आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में आइए। तो सर, सर पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि डीआरडीओ जैसी संस्थाएं हैं, सर ये सब रिसर्चेस में है, तो हम सरकार के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स, जो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस है, उनके साथ हम रिसर्च में क्यों नहीं, मतलब वो हम उन्हें क्यों नहीं इनवाइट कर सकते टू इन्वेस्ट? ओके, बहुत बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, और इसका हम लोगों ने काफी इस पे काम किया है कि सिंगापुर में जितनी भी रिसर्च कंपनी थी वहां पे, वो ऑलमोस्ट एक पेरेंटल कंपनी गवर्नमेंट की थी, बट सारी प्राइवेट कंपनीज थी। आज यहाँ पे कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज द डिफेंस रिसर्च में या इस तरह के रिसर्च में क्यों नहीं आ पा रही है इंडिया में खास करके? तो इसका एक कारण है कि जो भी रिसर्च यहाँ से रिसर्च की प्रोजेक्ट्स दी जाती है गवर्नमेंट लैब्स को, मोस्टली गवर्नमेंट लैब्स को दी जाती है। गवर्नमेंट लैब्स उसके पार्शियल प्रोजेक्ट्स देते हैं कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को। उसमें जो सबसे बड़ा एक रीजन है कि हमारे पास खुद की प्राइवेट कंपनीज डिफेंस में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये पिछले 4-5 सालों में इसरो से रिलेटेड काफी प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं जो स्पेस के लिए अपना काम कर रही हैं, और डिफेंस के लिए भी, डीआरडीओ को सपोर्ट करने के लिए भी काफी 2-3 प्राइवेट कंपनीज तो जरूर आ गई हैं। तो धीरे धीरे ये कल्चर बढ़ रहा है। और अगर जैसे उन्हें सही सपोर्ट मिले, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ सब्सिडी प्रोग्राम्स होते हैं, अभी मैथी डिपार्टमेंट ने या नीति आयोग ने उस तरह के प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसमें 25% सब्सिडी, इनिशियल सब्सिडी दिया है उसने, और फिर स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर इसको हम बिहार के संदर्भ में देखें, तो अगर बिहार सरकार अलग से भी, जैसे वो 25% सब्सिडी दी जाएगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और बिहार सरकार को अगर इन प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो फिर उन्हें अलग से कुछ सब्सिडी दी जाती है और एक जगह और इस तरह से, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। इसको हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर भी बोलते हैं।
तो अगर इस तरह से ये भी प्रोग्राम चूंकि नोट किया जाए कि इस तरह का भी कार्यक्रम यूथ को लेके आगे बढ़ना होगा, तो बताना होगा इस तरह से, तो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट इंडिया में टैलेंट बहुत है। आप कोई भी स्टेट्स में जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट कोई भी डायरेक्शन में जाइए, आपको सब जगह अपना अपना टैलेंट मिलेगा। और हमारा कल्चर ऐसा रहा है कि काफी रिच रहा है कल्चर, लिटरेचर वाइज भी और साइंटिफिक वाइज भी। तो सर बट मॉडर्न टाइम्स में इंडिया में ऐसे क्या प्रॉब्लम है कि हम आर एंड डी सेक्टर में हम टेक ऑफ नहीं कर पाए सर? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है सर? हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यही है कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो किसी भी आज सब जानते हैं कि राफेल फाइटर प्लेन से लेकर के एक छोटा सा सैटेलाइट के अडेप्ट सारे कुछ जो भी बनते हैं पेलोड्स वगैरह, तो सबसे बड़ा रिसर्च होना चाहिए मटेरियल साइंस पे सबसे पहले। तो बेसिक साइंस के रिसर्च हैं वो हमारा बहुत पीछे रह गया इंडिया में। जैसे अगर हम जब तक मटेरियल रिसर्च नहीं करेंगे तब तक उस मटेरियल से रिलेटेड हम उससे प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे। एग्जांपल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आज एक भी डिवाइसेस इंडिया में मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट फ्रॉम द मटेरियल, हाँ मटेरियल आ जाने के बाद हम आगे काम करते हैं, डिवाइस बना लेते हैं, बट वो मटेरियल यहाँ नहीं बनाते हैं। तो सबसे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें मटेरियल रिसर्च पे और बेसिक साइंस पे, यानी बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक फिजिक्स और मटेरियल रिसर्च। आज एक भी इक्विपमेंट हमारे पास इंडिया में ऐसा नहीं है जो खुद, आप एक्सरे मशीन की बात करते हैं कि मटेरियल के रिसर्च के लिए उसका एक्सरे किया जाता है, उसके अंदर से डिफेक्ट्स की स्टडी की जाती है, छोटा सा छोटा मैं बता रहा हूँ, वो नहीं है हमारे पास। एक भी इंडिजिनस सिस्टम्स नहीं है हमारे पास। आज एक भी आईसी, आप सब कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, एक भी आईसी इंडिया का नहीं बना हुआ है। सो सबसे पहले रिसर्च के लिए जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि मटेरियल रिसर्च और मटेरियल कैरेक्टराइजेशन सिस्टम, उसके बाद मैथमेटिक्स और फिजिक्स पैरेलली, क्योंकि उसके एनालिसिस के लिए। तो ये तीन बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग पीछे छूट गए। जब भी 1960 में जो भी प्लान बना था इंडिया के रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो हमने काफी एप्लीकेशन लैब्स लगा दिए उस समय। जो भी रिफाइनरीज आ गए, सारे थर्मल आ गए, बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज आ गई, बट बेसिक मटेरियल रिसर्च बहुत पीछे छूट गया था हमारा, तो उसे हमें काउंट करना होगा अब। सर और आपका कहना है कि बेसिक मटेरियल रिसर्च नहीं हो पाया, इसीलिए हम उस रूट में नहीं बढ़ पाए। बट सर ये प्रॉब्लम का ऐसा मतलब एक रूट कॉज ये भी तो हो सकता है कि इंडिया में ये मटेरियल्स नेचुरली अवेलेबल ना हो, यानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए जैसे आयरन ओर होता है वैसे सिलिकॉन हुआ, या फिर कोई भी ट्रांजिस्टर्स के लिए हमें जो भी मटेरियल्स लगते हैं वो इंडिया में नहीं है। तो वो प्रॉब्लम हम कैसे, हाउ कैन वी टैकल दैट सिचुएशन? तो इसमें ये बात सही है कि हर देश में हर मटेरियल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अपने ओर के एरिया है, रिसोर्सेज हैं। बट जहां तक नॉलेज है हमारा, जब हमने बेसिक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस या फिजिक्स पढ़ी, चलो आप सिलिकॉन की बात की है, तो वो अगर मटेरियल नहीं है तो हम मटेरियल बाहर से ले सकते हैं, एक रॉ मटेरियल बाहर से ले सकते हैं। रॉ मटेरियल बाहर से, अगर ये शुरू से प्रोग्राम बनता है तो ऐसा नहीं है कि जापान में सारे मटेरियल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इजराइल में सारे मटेरियल्स होते हैं, बट उनकी टेक्नोलॉजी आप देखिए, मटेरियल के रिसोर्सेज को उसने समझा, मटेरियल्स उसके बाद उन्होंने बेसिक वहां से काम किया कि ऐसी सिचुएशन। तो मटेरियल्स आज मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है, दूसरी कंट्री के पास नहीं है। बहुत सारे हम इंपोर्ट करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारे लिए मेटल चाहिए, ठीक है, निकल एलॉय की बात करते हैं, या बेसिक जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स के लिए बात की है, क्योंकि वो मटेरियल जब लगभग ये 1950 के आसपास ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था उस समय, तो ठीक है, उस समय ही हमारे कार्यक्रम में ये आना चाहिए था कि इस तरह की चीजें, डिवाइसेस इंडिया में कैसे बने। तो मटेरियल के लिए ये फैक्ट है कि मटेरियल के लिए उतने प्रॉब्लम्स नहीं है जितना प्रॉब्लम्स उस लैब को डेवलप करने की, या उस तरह की चीजों को डेवलप करने के लिए जो हमारी सोच होनी चाहिए, जो हमारा थिंक टैंक होना चाहिए, उस थिंक टैंक में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए वहां पे। तो मटेरियल अवेलेबिलिटी हो जाएगी until unless some nuclear materials. I want to ask that being a girl in Bihar faces a lot of challenges. It faces some security issues and all. So what can we do? Like we have to manage our parents also. We have to tell them that yeah, we are fine, we are willing to go, and but they always used to put some remarks like, no, this is not good. Like late night, आप जा नहीं सकते. Yes. So
इन सारे ऑब्स्टिकल्स मतलब जितने भी हैं उनके थ्रू कैसे इनको ओवरकम करके हम लोग आगे बढ़े, लाइक this is my question. Yes, it's very correct, and it's known to everyone almost. And I'm also a parent. I understand all these things. The first important thing is कि आपको वो समझना होगा कि जो भी hello. Yes sir. Yeah. So you have to understand the basic like okay. First of all, पेरेंट्स और आपके बीच में जो गैप है, अगर किसी चीज को मान लो आप उनको समझाना चाह रहे हो कि मुझे ये काम है, मैं यहाँ स्टडी करने जा रही हूँ, मुझे यहाँ कोचिंग क्लासेस हैं, या समटाइम्स यू हैव टू गो आउट फॉर ग्रुप डिस्कशन और समथिंग, तो आपको कहीं ना कहीं शुरू से ही पेरेंट को आप एज ए फ्रेंड, या फिर मेरी तरफ से तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपसे ज्यादा पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि आपको ट्रस्ट करना होगा। और रही बात सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा क्या किया जा सकता है कि और भी जैसे ग्रुप बना करके स्टडी करना, या कहीं जाना तो फिर एक सेफ मोड में, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, आपके पास मोबाइल है, आप अगर आप यू आर जेन्युइन तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फिर यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आपको पेरेंट को अच्छी तरह से बैठ के कभी अच्छे से समझाना होगा, अपनी सारी बातों को रखना होगा कि मेरा ये उद्देश्य है, और आपको भी जो भी उनके मतलब गैप नहीं होना चाहिए, जो भी उनके डाउट्स हैं उसको क्लियरली उनको बताना होगा, और मतलब आपको अपना रिजल्ट भी उसी हिसाब से देना होगा, सो दैट कि पेरेंट्स अगर वहाँ पे ठीक है आपके साथ जा रहे हैं या समझ रहे हैं सिचुएशन को, तो फिर आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। बट थोड़ा सा टफ है, बट आई थिंक इफ यू आर ओके एंड इफ यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू योर पेरेंट, देन आई थिंक दे विल अलाउ यू। और एक ग्रुप में लेकिन आपको रह के काम करना होगा, तो आप अच्छा, मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं मेरे पेरेंट्स के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको भी अपने बच्चों की बातें सुननी होगी, समझनी होगी, और आई थिंक ये आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई उतनी दिक्कत आज के डेट में नहीं है, अनटिल अनलेस की कुछ वैसा टाइम है, ऑड टाइम है, उस ऑड टाइम को ध्यान में देखिए। वो बहुत जगह है, बहुत सारे कंट्रीज में भी वो इश्यूज होते हैं कि यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी का, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को साथ में ले करके चलना होगा, कॉन्फिडेंस जीतना होगा, और आपको अपना रिजल्ट देना होगा। मैं ज्ञान प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग ज्ञान प्रकाश जी, बोलिए। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और हम भी थोड़ा बहुत बिहार स्टडी कर रहे हैं, और एक बिहार प्रवासी एसोसिएशन के बैनर तले कुछ वहाँ पे इनोवेटिव बिहार, प्रोडक्टिव बिहार और डेवलपिंग बिहार के लिए कुछ अपना स्टडी के हिसाब से कुछ करना चाह रहे हैं, समथिंग मतलब एक पॉलिसी टाइप का चल रहा है। तो इस सेंस कि उसमें बहुत सारी चीजें आ रही है, तो मैं आपसे आप R&D बैकग्राउंड से हैं, तो यहाँ पे जब भी मैं देखता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, जो R&D बैकग्राउंड के लोग हैं, यहाँ के जो ऑटोनोमस R&D इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, या वहाँ के एकेडमिक, तो वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है जो हम बाहर आपके यहाँ पर बैंगलोर कैसे इनको बांटना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, इससे कि जब तक पॉलिसी तो सब वहीं से बनती है, सिस्टम तो वहीं से बनता है, तो इस तरह का चीज कहाँ पे, ऐसी क्या चीजें चाहिए, प्रोडक्टिव बिहार, बिजनेस, सब चीज भी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इसमें हमें क्या करना चाहिए, इनोवेशन को हाँ एक्सप्लोर करने के लिए, एम्पावर करने के लिए हमें कैसे वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दो चीजें हो सकती, या तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स देखने पड़ेंगे, लेकिन जैसे इंडिविजुअल लेवल पे मैं ये बता रहा हूँ कि अभी मैंने एक सेंसर्स का लैब, सोलर बेस्ड सेंसर्स, ग्रीन एनर्जी बेस्ड सारे सेंसर्स लैब, एंड स्लोली उसको, और IoT पे आप कह लें, ये लैब इस्टेब्लिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल का हो सकता है, लेकिन इस मंच के थ्रू धीरे धीरे इस तरह के लैब्स को जहां जहां, जैसे आप एक कॉलेज से बात कर रहे हैं, एक प्राइवेट कॉलेज से बात कीजिए, उसके अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब हैं। अगर आप गवर्नमेंट में, मुझे समझ में आ रही है कि कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं से शुरू कीजिए इस चीज को। आपको लग रहा है कि एक R&D, क्योंकि R&D देखिए, R&D इन्वायरमेंट बहुत जल्दी तो पैदा नहीं होगा जब तक की रिक्वायरमेंट्स, तो स्मॉल लैब से स्लोली जहां पे भी पहले पुस्तकालय हुआ करता था, जहां पे आज वहां पे क्या होना चाहिए, आज वहां पे इस तरह के लैब्स होने चाहिए, स्मॉल लैब्स होने चाहिए। तो एक शुरुआत कर रहा हूं, हम लोग सभी मिलके करेंगे।
जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनसे मिलिए, उनके अपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब हैं, आईओटी के लैब हैं, इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट ये हाँ बेसिक साइंस में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे अभी केमिस्ट्री के लैब्स या कुछ फिजिक्स के लैब्स वगैरह, ये तो फिर गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो वहाँ पे फंड बनाते हैं या जो वहाँ पे फैकल्टी में हैं उनसे बात करके उन्हें फंड के लिए, यानी दो काम पैरेलली करना होगा यहाँ पे। एक जो ज्यादा टाइम लगेगा, जो ठीक है गवर्नमेंट सेक्शन में, बट प्राइवेट से हम लोग हर जगह अभी लगभग 534 ब्लॉक्स में 494 ब्लॉक्स पे जो मैं डेटा देख रहा हूँ कि उसमें 494 ब्लॉक्स में गवर्नमेंट के इस तरह के स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसको आप स्किल डेवलपमेंट मिशन कह सकते हैं। हाँ, तो स्किल डेवलपमेंट मिशन लगभग सारे ब्लॉक्स में चल रहे हैं और हर एक जगह ऑन एन एवरेज एक डिस्ट्रिक्ट में 20 से 25 जगह चल रहा है। क्यों ना उसी से एसोसिएट होके एक छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब शुरू किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में सारा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड लगभग सब कुछ रहेगा। आप सिक्योरिटी सिस्टम की बात कीजिए, इसकी बात कीजिए, ये फिर धीरे धीरे एक R&D माइंडसेट डेवलप करेगा कि कुछ लड़के वहां कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे माइंडसेट, क्योंकि यही चीज बाहर हो रही है। बाहर 10th 12th के स्टूडेंट्स भी आके हमारे साथ इंटर्न्स करते थे, और सबसे ज्यादा यूथ को क्या होगा कि जो भी 12th में है, 11th 12th में, उसे किसी न किसी कॉलेज से, ITI कॉलेजेस हैं वहां भी, गवर्नमेंट के साथ एक प्लान चल रही है जिसमें ITI कॉलेज को PPP मोड में जाके, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस तरह से करके उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको इन कॉलेजेस को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, उनके साथ जुड़ना होगा। अभी हमें आपको पता भी नहीं है कि कहाँ पे कौन कौन से गवर्नमेंट के इस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब ITI कॉलेजेस वगैरह हैं। तो या तो उस कॉलेज में जाके हम काम करें, लैब स्टैब्लिश करें, या फिर हर एक ब्लॉक्स में इस तरह के ई लाइब्रेरी टाइप का स्टैब्लिश करें। लेकिन एक लंबा समय चलेगा जब तक कि काफी फंड इसमें नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये काम शुरुआत किया जा सकता है यहाँ से भी, इस मंच से भी, क्योंकि ये मैं एक व्यक्तिगत रूप से एक लैब स्टैब्लिश कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मैं लोगों को और जागृत करूंगा वहां से, और लगभग हम सब जगह कर सकते हैं ये चीज। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए या जो डिसिप्लिन कह लीजिए, तो क्या हमें वो डिसिप्लिन लाना होगा यहाँ पे? क्या हम आप ही ठीक है बाहर जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं रिसर्च पे, अब बिहार में हो, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे माइंडसेट लोगों का ऐसा है कि नहीं करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। ये माइंडसेट होना, इसके लिए क्या सिचुएशन क्रिएट किया जाए? जरूरी नहीं है कि हर समय वॉर ही हो, उसके बाद फिर हम उस चीजों को समझें और फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करें, और ऐसी सिचुएशन तो आ भी रही है। माइंडसेट शुरू करने के लिए क्या है ना, आंदोलन। तो उस तरह से आप शुरुआत कीजिए ना, एक कॉलेज से कीजिए ना, देखिए फिर क्या होता है। एक जगह से शुरू करते हैं, फिर आइए जुड़िए, एक जगह से शुरू कीजिए, फिर देखिए इस तरह के न्यूज बाहर जाएगी, फिर ये काम कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे लोगों को जोड़ना होगा। तो सडनली देखिए माइंडसेट तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज कहीं भी डेवलप हुई है, कोई भी कंट्री लगभग पिछले 50 साल में डेवलप हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कुछ पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था जब वहां की जरूरत हुई थी। तो या तो ये कह सकते हैं कि बिहार में जरूरत ही नहीं है इन चीजों की, इसलिए माइंडसेट डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन हमें करना होगा वो चीज। तो शुरुआत एक जगह से शुरुआत कीजिए, आप देखिए कैसे। मुझे पूरा विश्वास है कि एक जगह से शुरू करते हैं ये काम, फिर धीरे धीरे इसको स्केल अप करने की कोशिश करेंगे। माइंडसेट सबका नहीं बदल सकते हैं, अपना बदलिए बस। हम अपना बदलते हैं, हम दोनों बदलते हैं आज इसी जगह अभिजीत जी हैं, मैं कह रहा हूँ चलिए मिलकर शुरू करते हैं, फिर देखिए आगे कैसे बदलता है। क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं ना, ये एक पूरी तरह से एक पीढ़ी और एक कल्चर की बात कर रहे हैं। अब आपके पास, आपने एक बात इसमें कहा कि शायद मर चुकी है। मैं यही जानना चाहता हूँ ये अवधि कितने की है, कि कब जन्म था वो, कब जन्म लिया था, कब था वो। तो जो भी हुआ, जिस समय भी जितना भी लगा, क्योंकि अब हमारे पास देखिए इस तरह का कोई मॉडल नहीं है आज के डेट में कि कैसे हम इन चीजों को, क्योंकि इसके लिए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सारे मॉडल्स चाहिए कि हाँ, एक इसके लिए हम इंपेरिकल मॉडल ही कर सकते हैं, कि मतलब प्रयोग कर सकते हैं, उस प्रयोग से रिजल्ट निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो अभी हमारे एक को चुना जाए, उस जगह से शुरू करते हैं जहां पे भी आपको लगता है कि ब्रेन रिसोर्सेज है, जहां पे भी स्टूडेंट फिर देखा जाए। तो अभी फिलहाल हमारा बेस्ट यही लग रहा है कि एक कदम आगे बढ़ाना होगा यहाँ पे, उसके बाद इस सवाल को हम और अच्छे से आंसर कर सकते हैं, फिर देखेंगे, फिर फीडबैक सिस्टम पे काम करेंगे। क्योंकि जो आपकी सोच है, मैं बहुत सहमत हूँ आपसे, और आपकी जो इच्छा शक्ति है और या जो करना चाहते हैं, दैट्स वेरी वेरी नाइस एंड आई हेड्स ऑफ टू यू। तो ये करते हैं, ये शुरू करते हैं, फिर आगे हम कह सकते हैं।
थैंक यू ज्ञान जी आपके क्वेश्चन के लिए। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित कुमार की तरफ से। सो अंकित प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन है सर, लाइक गवर्नमेंट जैसे अभी इलेक्शन का टाइम है और जो भी रूलिंग पार्टी है वो काफी मतलब बोलती है कि हमने यहाँ पे आईआईटी लाया, आईआईएम्स को हमने गया में डाला है। तो इस तरह की चीजें तो चलो अच्छी बात है कि हम जो नेशनली एक्लेम अपने ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजमेंट्स के, इंजीनियरिंग के, वो हमारे यहाँ भी हैं। बट क्या केवल एक आईआईटी या एक आईआईएम्स के आने से शायद सारे जो जितने बच्चे उनका सॉल्यूशन तो होने वाला नहीं है, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट आर द पेरेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। तो प्राइवेट कॉलेजेस को क्यों नहीं ये इनवाइट करते हैं, या फिर प्राइवेटाइजेशन का वो कल्चर क्यों नहीं बिहार में आ पा रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे कॉलेजेस में लेकिन दूसरे राज्य में जाके पढ़ते हैं, शायद उनकी स्टडी की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी एक डिग्री के लिए, एक बीई और बीटेक की डिग्री के लिए, एक एमबीए की डिग्री के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, फिर भी वो निकलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब भी उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको जॉब भी चाहिए। तो बिहार में वैसा एक माहौल क्यों नहीं सेट हो पा रहा है कि एजुकेशन के सेक्टर में मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बिहार में इन्वेस्ट कर रही हैं या फिर आ नहीं पा रही हैं? तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है आपके पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल बिल्कुल सही अंकित जी। देखिए एजुकेशन, चूंकि जिस एजुकेशन की आपने बात की, जिस इंस्टीट्यूशन की बात की, वो डायरेक्ट जॉब से जुड़ा हुआ है, उसके बाद सीधा जॉब मिलता है। अगर हम ठीक है क्लास 5 अंडर 10 की बात करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन जैसे एमबीए कॉलेज, आईआईटीज वगैरह, तो वो जॉब से जुड़ा हुआ है, जॉब इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है डायरेक्ट रूप में। तो जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तब तक इन कॉलेजेस का एक कॉलेज स्टैब्लिश कर देना, क्योंकि कुछ राजनीतिक समस्या, एक कॉलेज स्टैब्लिश कर देना, ये आपके पूरे एजुकेशन लेवल को ऊपर नहीं ले जाएगा। यानी कॉलेज के साथ साथ उस पूरे चेन में आप देखिए कहाँ गैप आ रहा है। जैसे आईआईटीज आ गई, इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, वहां पे फिर एनआईटी है, फिर आईटी इंडस्ट्री आ गई, क्योंकि आईटी में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, दूसरे ब्रांच से रिलेटेड इंडस्ट्रीज। सारे आईआईटी के लड़के या फिर जो भी आईएम्स के लड़के या फिर डिफरेंट एमबीए करने के लिए प्राइवेट कॉलेज इसलिए नहीं आ पा रही है बिहार में, क्योंकि अगर ठीक है आ भी जाती है तो क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे फिर वो जॉब नहीं दे पा रही, उस स्टेट में भी जॉब नहीं दे पा रही, तो कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। प्लेसमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कॉलेज की है, जो फाइनेंशियल उसके ये हैं बोर्ड, वो फिर बैक ऑफ कर जा रही हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्री लाना होगा, ये पहला रिक्वायरमेंट। और इंडस्ट्री लाने के लिए गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। देखिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज आज राकेश पांडे जी जैसे लोग हैं जिनकी बाहर इंडस्ट्रीज बहुत सक्सेसफुली इंडस्ट्री है, या हम लोग जैसे लोग अभी स्टार्टअप कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप कर सकते हैं, बट वो स्टार्टअप आपको हाई लेवल पे बहुत कम लेवल पर जॉब क्रिएट करेंगे। इसलिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट, जो हमने शुरू में भी कहा था, कि पहले पकड़ना होगा सारे R&D इंस्टीट्यूशंस के जो बिहार में नहीं है। एग्जाम्पल जैसे आपने CSIR की बात की, DRDO लैब्स की बात की, इसरो की बात की, एक बार एटलीस्ट राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, युवा मंच के हिसाब से भी अगर उसको एनालाइज करके, मैं डेमोग्राफिक वे में एनालाइज करके भी बता सकता हूँ कि क्या क्या जरूरत है और क्या इन्वेस्टमेंट, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ये सारा कुछ मंच की तरफ से अगर पार्टी को जाती है, या जो भी राजनीतिक दल हो, नहीं, या तो ये हो सकता है कि जैसे अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि दशरथ मांझी जी के नाम पे एक स्टैम्प इशू किया गया था 2016 में। जरूरत स्टैम्प की नहीं थी, जरूरत है उनके नाम से एक माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की थी। क्या ये हमारे तरफ से डिमांड गया? क्या हमारे तरफ से एक सिविल, दशरथ मांझी सिविल इंस्टीट्यूट खोलने की थी? वहां गया। तो ये जानना जरूरी है, यही तो यूथ का काम है यहाँ पे, कि हमें ये बताना है, स्टैंप से हमें नहीं सेटिस्फाई होना है। तो हो सकता है कि राजनीतिक दल या बिहार की जो क्षमता है राजनीतिक दलों की, उसमें शायद ये सोच नहीं है, और यूथ बहुत बातों से अनभिज्ञ है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़ना होगा। और अंकित जी बहुत सही कहा आपने कि यहाँ से इन सारी बातों को, जैसे कि इंडस्ट्री कैसे आए, कि इसका क्या प्रोग्राम जाना चाहिए, तो ठीक है इस मंच से जाएगा पार्टी को, जो भी गवर्नमेंट है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, उस मंच से फिर आगे जाएगा। तो बात आगे जानी चाहिए। हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिमांड नहीं कर रही है, या फिर उनकी क्षमता नहीं है इन बातों को, जो आप सोच रहे हैं वो शायद वहां पे सोचने की क्षमता नहीं है। तो उससे मुझे बहुत ये था कि इस तरह के इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए, रेदर देन ये इंस्टीट्यूट खुलेंगे,
इन कॉलेज आएंगे, लेवल बढ़ेगा, इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी सॉल्व होगा, जो ज्ञान प्रकाश जी का भी इशू है वो भी सॉल्व होगा वहां से। तो सभी एक दूसरे से लिंक्ड हैं और ये यहाँ से संभव है यहाँ से। तो इसके लिए एक बृहद प्रोग्राम बना रहे हैं और मैं पूरी तरह से इसमें योगदान दूंगा। सर हेलो। या हेलो। हाँ बोलिए। सर मेरा सवाल नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर है। हाँ। जैसा कि बिहार में लगभग सारे विद्यार्थियों का एक परेशानी होता है कि सेशन लेट चलता है। हाँ, 3 साल का सेशन, कहीं 4 साल, कहीं 5 साल, हर एक यूनिवर्सिटी का यही प्रोसेस है। हाँ। तो नई शिक्षा नीति 2020 आने के बाद क्या इसमें कुछ बदलाव संभव है कि हमारे बिहार में इससे विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं? देखिए फिर वही, यस, बात वही होगी। जब भी जो भी शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति आने से कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि बदलाव का मतलब क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए बड़ा सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं दे सकते हैं ऐसे। मतलब जब तक उस नीति में जो भी बातें, क्योंकि नीति एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई हैं, उनमें जो बातें रखी गई है, जब उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तब तक वो फायदामंद नहीं होगा। और उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी, हमें उस पे काम करना है। यानी कि जब आपको लग रहा है, देखिए नीति अच्छी है, वो बहुत अच्छी नीति है कि शुरू से ही बच्चों को पता होगा कि किस सेक्शन में जाएं, किस एरिया में जाएं, वो भी पता चल जाएगा। एक्चुअली फॉरेन में बहुत सारी कंट्री में, सिंगापुर में भी यही लगभग 7th के बाद ही डिसाइड करना पड़ता है, जो हम लोग 10th के बाद करते हैं वो 7th के बाद डिसाइड करना पड़ता है। तो वो भी इस तरह का है प्रोग्राम, इससे बहुत फायदा होगा, बहुतों का समय भी बचेगा। ये कब, जब हम आप यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो, और अगर उसमें कुछ भी फ्लॉज आ रहे हैं, अगर अनसक्सेसफुल हो रहा है, तो उसका फीडबैक इमीडिएट जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए उसके। तो अगर गवर्नमेंट नहीं एक्शन लेती है, हर सवाल घूम फिर के वहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी और इनकैपेबिलिटी। तो वहां पे इस तरह के यूथ का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए हर जगह हर समय गवर्नमेंट रहती है, यूथ आते जाते रहते हैं। यूथ का सबसे बड़ा रोल है कि इसी फीडबैक को लेकर के गवर्नमेंट के पास पहुंचाना। अगर गवर्नमेंट नहीं समझ रही है तो फिर यूथ अपने तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो वो नीति अच्छी है अगर एक शब्द में मैं आंसर करूं तो, बट उसका फीडबैक, यानी एक बैच होता है, 2 बैच होता है, या शुरू से अमल करने के लिए उसके लिए क्या क्या उपाय हैं, ऐसे यानी ये इस पे काम करना पड़ेगा। We would like to thank you from the bottom of our heart, from our team. Thank you sir. आपका एडवाइस और आपका जुनून हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। और सर ये बात तो हमें बहुत अच्छी लगी कि हमें एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव की जरूरत है, जिस पर्सपेक्टिव से हम चीजों को और साथ ही करना उतना ही जरूरी है, ताकि बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। तो यस, तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपने तरफ से थैंक यू वेरी मच आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया लोगों से मिलने का, बात करने का। सही मायने में ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सालों बाद मैं फिर से जुड़ रहा हूं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस सही में यहाँ से इसी मंच से समाधान किया जा सकता है। उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा, और जब भी जरूरत हो मैं अपना नंबर शेयर करूंगा, जिस तरह के भी गाइडेंस की जरूरत होगी। सो आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू अंकित, थैंक यू राजवीर एंड एवरी